नाजरीन, मैं बहुत मरतबा ये बात कर चुका हूँ कि सियासी कशीदगी कभी भी इस मुल्क के लिए अच्छी नहीं। क्या हम 90 की दिहाई की सियासत की तरफ तो नहीं जा रहे? मैं देख रहा हूँ कि अपोजिशन हो या हुकूमत, वो इदारों के ऊपर उंगलियाँ उठा रहे हैं जिसकी कोई ना ज़रूरत है, और वक्त के हिसाब से इस तरह की चीज़ करना मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि ये टकराव की सियासत किसी के फ़ायदे में भी नहीं आएगी। ये टिट फॉर टैट वाली चीज़, मैं हमेशा से इसके साथ डिसएग्री करता रहा। आप इस चीज़ को जानते हैं कि मैं तमाम सियासी जमातों और सियासी जमातों के लीडरों का एहतराम करता हूँ। बतौर सहाफ़ी ये मेरी जिम्मेदारी है। लोग मेरे न्यूट्रल होने का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इसके बावजूद कि दिल में किसी के लिए भी सिंपैथी हो, ऑन स्क्रीन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी न्यूट्रलिटी जो है वो सामने रखें, अपने बायसेस को पीछे धकेलें। मुल्क की हकीकी सूरत हाल इस कशीदगी, इस तसादुम को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। जब माजी में PMLN और उनके लीडर्स के साथ मैंने ऐसा महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है, तो मैंने कहा यह करने की ज़रूरत नहीं है। सियासत में सियासी खेल खेलो और हालात को अपना रुख खुद लेने दो। इसी तरह अब जब हम देख रहे हैं कि PTI की हुकूमत के जाने के बाद जिस तरह की तसादुम की सी कैफियत हो रही है, और कहीं कहीं ऐसा महसूस हो रहा है या तासुर जा रहा है कि उनके साथ शायद हैवी हैंडेडली डील किया जा रहा है, तो अब भी यही कहूँगा कि यार मिल बैठ के आप मामलात को हल करें। सियासत में ख़यालात का टकराव होता है, नज़रियात का टकराव होता है, बहुत गंभीर नोयत का भी होता है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। कुछ लोग माजी के हुक्मरानों को उसका ज़िम्मेदार समझते हैं, कुछ लोग नए आने वाले इनकलाब को उसका ज़िम्मेदार समझते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके मुल्क के जैसे हालात हैं और मईशत जिस तरफ जा रही है, महंगाई का एक तूफ़ान है। IMF के साथ मामलात अभी तक तय नहीं हो रहे, वाज़े होकर तो सामने आए, और अगर ये किश्त मिल भी गई तो कौन से मुल्क के माशी हालात ठीक हो जाएंगे? क्या महंगाई का आता तूफ़ान टल जाए? नहीं। डॉलर की कदर के अंदर कुछ इस्तेहकाम आ जाए तो कुछ सांस में सांस आए, लेकिन हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब मोहम्मद अफजल साहब, मेंबर MC KCCI और इसके अलावा पाकिस्तान तुर्क बिजनेस फोरम के सरबराह और माशी तज्जियाकार। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। थैंक यू जनाब फारूक अफजल साहब, बात कुछ ऐसी है कि मईशत को सियासत से जुदा करना बहुत मुश्किल काम है। इस वक्त सियासी हमदर्दियाँ किसी की तरफ भी हों, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मुल्क के माशी मसाइल के लिए माजी की हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं, नफ़ी उनकी भी नहीं कर सकते। कुछ लोग महसूस करते हैं कि शायद पिछली हुकूमत की ज़िम्मेदारी आयद होगी, सबसे ज़्यादा कर्ज़े उन्होंने ले लिए या कुछ गलतियां हो गई। ताहम यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे महसूस करते हैं कि कोरोना के दौरान बहुत अच्छी मैनेजमेंट रही, लेकिन उसके बावजूद बैनुल-अक़वामी सतह पर भी, लेकिन साथ साथ जो है बैनुल-अक़वामी माशी बहरान जो अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, वो भी उसका ज़िम्मेदार हो सकता है। कि सियासत थोड़े वक्त के लिए एक तरफ रख दें, या सियासतदान आपस में मिल बैठें, या कोई ना कोई मिडल वे निकालें, क्योंकि जो मनाजिर टेलीविज़न के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इससे मुल्क का अच्छा तासुर नहीं जा रहा। मेरे ख्याल से सिर्फ आपका भी ताल्लुक़ शहर हैदराबाद से है, वहाँ पर एक हस्पताल भी है, सिर्फ उस हस्पताल के अंदर रहने वाले लोग ही हैं जो कि मुल्क में पैसा लगाएंगे, वरना आप मुझे सच बताएं कोई सेन आदमी टीवी पर आने वाले मनाजिर को देखकर पैसे लगाएगा? आप मुझे बताएं। सवाल ही पैदा नहीं होता है। अली भाई, बिल्कुल आपकी बातें बहुत हक़ाइक़ पर मबनी हैं। हमारा मसला ये रहा है कि हमारे जितनी भी इस वक्त जो ब्रीड चल रही है सियासतदानों की, बदकिस्मती से इनमें से किसी की भी सियासी तरबियत नहीं हुई। हम अना के खौल में रहते हैं। अच्छा, मेरी पसंद का अगर डिसीजन हो जाएगा, मैं सीट जीत जाऊंगा तो इलेक्शन सही हुए हैं, अगर मैं हार जाऊंगा तो इलेक्शन ठीक नहीं हुए हैं। अगर अदलिया का फ़ैसला मेरे हक़ में आएगा तो अदलिया ठीक है, अगर मेरे ख़िलाफ़ आएगा तो अदलिया ठीक नहीं है, तो अदारे ठीक नहीं है। तो मसला ये है कि देखिए, ये इनको ख़ुद इल्म नहीं है कि ये क्या करना चाह रहे हैं सियासी लोग,
और मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये इनकॉम्पिटेंट हैं, इनकी सियासी तरबियत किसी की भी नहीं हुई, चाहे कोई भी जमात हो। इनको मुल्की मुफाद किसी को नहीं लग रहा कि अजीज़ हो, कि मुल्क की खातिर ये अपने तमाम जो एक ज़ाती जो भी इनके इख्तलाफात हैं, जो भी इनकी परेशानियाँ हैं, उसको पसंदाज करके मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करें। आप देखिए कि जब कोई भी एक पार्टी इलेक्शन जीतती है तो दूसरी पार्टी हमेशा से आप देखते आ रहे हैं कि वो दूसरी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाती, धांधली की इन्होंने, और उस 5 साल में वो किसी को सुकून से नहीं रहने देते। हंगामे, लॉन्ग मार्चेस और क्या कुछ नहीं होता, और उस गवर्नमेंट को गिराने के लिए। फिर जब वो आ जाते हैं गिरा के किसी न किसी की मदद से, तो फिर दूसरी पार्टी वही काम करना शुरू कर देती है। तो मुल्क कहीं ठहर ही नहीं रहा ना। तो किसी को अगर मुल्क की मुफाद अजीज़ हो, अगर वाकई ये मुल्क से सिंसेयर हो, मैं आपको बताऊं कि ये सीधे होकर बैठ जाए कि ठीक है भाई, अगर जैसा भी हुआ है, जो फैसला भी हुआ है, लेट देम रूल एंड लेट्स सी व्हाट दे डू एक्चुअली। उनको 5 साल मुकम्मल करने दें, सुकून से बैठें। जो ज़ाहिर है, आई एग्री कि जहां तनकीद करने वाली हो, तामीरी तनकीद ज़रूर करें और उसमें आवाम को साथ लेके चलें कि देखें जी ये गवर्नमेंट ये फैसले कर रही है। लेकिन रोडों पे आना और मतलब अदलिया पे जाना बार बार, ये सारे काम, ये मुल्क को आप यकीन जाने खोखला कर दिया इन चीज़ों ने मुल्क को। इसी वजह से हमारी जो माशियत है, देखिए जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती वहाँ माशियत भी नहीं पनपती। दुनिया के दूसरे ममालिक भी देख रहे होते हैं कि यार ये मुल्क तो सियासी तौर पर बिल्कुल मफलूज होकर हुआ है, और यहाँ पर पॉलिसी 2 साल बनती है फिर ख़त्म हो जाती है, 3 साल बनती है फिर ख़त्म हो जाती है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा। फिर हमने आज तक जो भी गवर्नमेंट आई, देखिए किसी ने भी इस किस्म की, जिसे कहना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कंड्यूसिव किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया, एक्सपोर्ट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया। हमारे यहाँ क्या नहीं है इस मुल्क में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना पोटेंशियल दिया है कि हम तो एग्रीकल्चर की एक एक्सपोर्ट करते हैं ना, आप यकीन जाने, तो पता नहीं हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, इतनी ज़रख़ीज़ हमारे पास ज़मीन है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री है, देखिए किसी ने भी, आप खुद जानते हैं, इतने अरसे से आप सहाफ़त में हैं, देख रहे हैं, लोगों को बुलाते हैं, मुझे आप बताइए कौन सी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सिंसियरली काम किया। ये इंडस्ट्री जो लग रही है, ये प्राइवेट सेक्टर अपने तौर पर लगाता रहता है, लेकिन जो इनकी पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, वो हमेशा इंडस्ट्रियल कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें कोई ये ऐसा इंसेंटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए कि जिसमें इनकी नीयत हो कि यार ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम सपोर्ट करें कि जो हमारे इंपोर्ट वाली चीज़ों को भी कम करें। यानी ऐसी चीज़ जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों की इंडस्ट्री के लिए इनको इंसेंटिव देने चाहिए ताकि पाकिस्तान में वो चीज़ बने और हम इंपोर्ट ना करें। तो दोनों सूरतों में देखिए हमारे यहाँ एन अनफॉर्चुनेट कि एक्सपोर्ट के लिए भी कोई काम नहीं हुआ और ना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काम हुआ है, एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट अली भाई, वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इंडस्ट्री का जहाँ हम जिक्र करते हैं कि इंडस्ट्री के लिए एक पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए, तो ये पॉलिसी कौन मुरतब करेगा? क्या इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी ब्यूरोक्रेट्स मुरतब करेंगे, या इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी इंडस्ट्रियलिस्ट करेंगे, या फिर दोनों मिलेंगे, सियासतदान मिलेंगे, वो बनाएंगे? क्योंकि ये बड़ी कन्फ्यूजन है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब डिवाइस की जाती है तो बिहाइंड क्लोज डोर ब्यूरोक्रेट्स उसको बना देते हैं, और आई डोंट थिंक मशावरत का अमल होता है। आप बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ना, हमारा जो सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का, वो इंतहाई फरसूदा और बिल्कुल जहलाना सिस्टम है। देखिए एक जो CSS अफसर करके काम आता है, वो इंडस्ट्री अपना उसमें अपनी जॉब पे आता है, वो पहले कॉमर्स में काम कर रहा होता है, एकदम उसको पेट्रोलियम भेज देते हैं, पेट्रोलियम से उसको जनाब IT में भेज देते हैं, IT से कहते हैं भाई अब आप जो है ना दूसरे सेक्टर बन जाएं या वहाँ चले जाएं। उनकी भी तरबियत नहीं होती, जो एक जिसका एक कॉमर्स से ताल्लुक़ नहीं होता, इकोनॉमी से ताल्लुक़ नहीं होता, वो सेक्रेटरी कॉमर्स बन जाता है, बढ़ के वो सेक्रेटरी इकोनॉमी बन जाता है, माशरे का बन जाता है। ऐसे कैसे मुल्क चलेगा? आपको बेसिकली ब्यूरोक्रेसी में भी टेक्नोक्रेट्स चाहिए, और जो मशावरे, देखिए अभी जो पॉलिसीज़ बनती हैं, मैं आपको शर्त यह कहता हूं कि जितनी पॉलिसीज़ बनी हैं, आप 30-35 साल की उठा के देख लें, कट पेस्ट किया हुआ है, कोई चेंज नहीं होता। नोक पलंग संवारते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, वो कार्रवाई, वो नौकरियां हो रही हैं, नथिंग एल्स। मुल्क के लिए कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब नहीं की जा रही। जो स्टेक होल्डर्स हैं, आज तक किसी भी स्टेक होल्डर को लेके नहीं बैठे ये लोग। हमारी इस वक्त जो ज़रूरत है, देखिए जितने भी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, मैं समझता हूँ पूरे मुल्क की बिज़नेस कम्युनिटी को अब आगे बढ़ना चाहिए, और ये चीज़ें जो हाथों से निकलती जा रही हैं ना, उसके लिए ये बैठें, सर जोड़ तोड़ के बैठें और ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं, और गवर्नमेंट को उसको एडवाइस करें कि क्या चीज़ मुल्क के लिए बेहतर है, चाहे वो इंडस्ट्रीज के लिए हो, चाहे वो सर्विसेज के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए हो, टैक्सेस के लिए हो, एनीथिंग। ये इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन जो भी हैं लोग, ट्रेडर्स, दे शुड सिट टुगेदर एंड दे शुड फॉर्म दोज काइंड ऑफ पॉलिसीज। मैं जब भी टीवी लगाता हूँ अजीब किस्म की डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता हूँ। हमारे सियासतदान और
सियासतदानों के रवैये और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के दरमियान जिस तरह की कशीदगी और महाज आराई देखता हूँ, मैं सोचता हूँ क्या मुल्क के लिए ये भला है, क्या मुल्क के लिए अच्छा है जो कुछ मैं देख रहा हूँ। और माशी तौर पे लोगों के पास खाने को रोटी नहीं, वही हालात हैं, न पेट में रोटी न पाँव में जूती, फिर भी हम इस तरह की सियासत कर रहे हैं। सब ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसके साथ साथ ये भी फील करता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए कुछ बुनियादी इश्यूज़ को रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉलर के मुतालिक बात होती है तो फ़ारूक अफजल साहब के साथ इस मौजू पर भी बात करते हैं। फ़ारूक अफजल साहब, सुबह मैं कोशिश कर रहा था कि मैं नोट डाउन कर लूँ वो चीज़ें जिनसे इस मुल्क की जो डॉलर के रेट की सूरत हाल है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए। अच्छा, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए, आपके सामने गुज़ार करता हूँ। नंबर 1 कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर रुपए की कदर मुस्तहकम हो, डॉलर की कदर गिरे या डॉलर की और रुपए की आपस में स्टेबिलिटी क्रिएट हो, तो एक्सपोर्ट्स आपको बूस्ट करनी पड़ेंगी। तो अब उस पर मैं नुक्ता बनुक्ता आपसे बात करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि रेमिटेंसेस आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। कौन सा पॉसिबल है ये आप ही बताएंगे। तीसरा ये है कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी जाए, तो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो डॉलरों वाली बारिश जिसका हमें बताया गया था वो होगी। और चौथे नंबर पर यह है कि हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, जो कि होती है, कभी वर्ल्ड बैंक हमें देता है, कभी एडीबी देता है, कभी चाइना का डेवलपमेंट बैंक हमें देता है। ये 4 हैं। इसके अलावा मुझे मतलब जो मैंने तहकीक की उससे मुझे पता लगा कि इसके अलावा नहीं है। अगर करना चाहे तो फिर हुकूमत सरकारी तौर पर क्या करती है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर बॉन्ड या सुकूक वाला इशू कर दे, लेकिन मैं उसके मुतालिक ज़्यादा जानता नहीं, इसलिए इन 4 नुकात के ऊपर मैं आपके साथ गुफ्तगू करना चाहूँगा। एक्सपोर्ट तो मुझे ये पता है कि शॉर्ट टर्म में नहीं बढ़ाई जा सकती, मीडियम टर्म के अंदर या लॉन्ग टर्म में बढ़ाई जा सकती है। क्या मुमकिन है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैंने पहले भी बात की आपसे कि हमारे यहाँ कभी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ नहीं बनी। जब भी पॉलिसीज़ बनी वो ड्राइंग रूम में बनी, उसका टीवी पे अनाउंस किया गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो कभी भी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। क्योंकि वजह ये कि वो कट पेस्ट करके पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, आप सबक नहीं सीखते बांग्लादेश से, वियतनाम से, जो आपके कंपटीटर कंट्रीज़ हैं, हमें उनको स्टडी करना चाहिए एज ए केस कि उन्होंने कैसे इंक्रीज़ की अपनी एक्सपोर्ट। हम क्या ऐसे हमारे यहाँ नाकामी है, ऐसी हमारी इनकॉम्पिटेंसी है कि हम वो काम नहीं कर पा रहे जिससे उनकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। हम इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। इंसेंटिव नहीं। देखिए, बात ये है कि मैं इंसेंटिवाइज को उसके लिए करूंगा, इंसेंटिवाइज जो चीज़ मैं रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता हूं मुल्क में अपनी एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो इंडस्ट्री में पाकिस्तान में लगवाऊं, उसके लिए मैं इंसेंटिव्स दूं। ठीक है ना, कि ताकि मेरे मुल्क में ही इंडस्ट्री लगे, उसकी बजाय कि हम इंपोर्ट करें उन चीज़ों को। सेकेंडली, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी, देखिए बांग्लादेश की आज एक्सपोर्ट सिर्फ गारमेंट्स की $42 बिलियन की एक्सपोर्ट है। वियतनाम आज $42 बिलियन सिर्फ गारमेंट्स की एक्सपोर्ट है। हमारी तो टोटल नहीं है इतनी। हमारी टोटल इतनी नहीं है। ठीक है, पिछली दफ़ा जो पिछले साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हमने $30 बिलियन का हमने क्रॉस किया था। ठीक है, अब वो भी कम हो गई हमारी, तकरीबन हमारी 15% एक्सपोर्ट हमारी कम हो चुकी है अभी दोबारा, जब से ये सिलसिला चल रहा है 10 महीने से। अब सेकंड चीज़ देखिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज बनाने के लिए आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी। ऐसी इंडस्ट्री को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा मशीनरी के लिए, चीज़ों के लिए, कि वो जनरेट करें और एक्सपोर्ट अपना चीज़ें बनाएं एक्सपोर्टेबल और एक्सपोर्ट करें। हम गारमेंट्स में वहीं के वहीं खड़े हैं, होम टेक्सटाइल में वहीं के वहीं खड़े हैं। गारमेंट्स में हमारे पास गिन के 200 फैक्ट्रियां हैं। बांग्लादेश में 6000 रजिस्टर्ड, मोर देन 6000 रजिस्टर्ड गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, गारमेंट जहां पर उनके पास यानी वैल्यू एडेड की फाइनल, मतलब क्या कहेंगे उसको, बिल्कुल जहां वैल्यू एडिशन कंप्लीट होती है ना। दुनिया का कौन सा ब्रांड वहां नहीं बनता। तो हम, अच्छा आप बांग्लादेश वियतनाम का देखें, वियतनाम का सिर्फ $90 बिलियन तो उनका सी फूड है। $90 बिलियन, जो आज $90 बिलियन जी उनकी इस वक्त $300 बिलियन से ऊपर की एक्सपोर्ट है। जो मुल्क हमसे आज से 20 साल पहले नीचे था, आज वो $300 बिलियन एक्सपोर्ट करके 5 दरियाओं का मुल्क तो हम हैं। कल शोबा तहकीक मुझे बता रही थी 1000 किलोमीटर की समुद्री पट्टी उससे जायद की। हम तो आप क्या बेच रहे हैं भाई? हम देखिए, हम चने बेच रहे हैं, हम चने बेच रहे हैं। देखिए, बात ये है, जब सिंसेरिटी होती है मुल्क के साथ तो आप सारे काम कर सकते हैं। दिस इज, आई मीन, अनफॉर्चुनेटली इट डज नॉट प्रिवेल इन पाकिस्तान। ठीक है, नहीं, व्हाट काइंड ऑफ फिश आर दे? दे मस्ट नॉट बी मैन्युफैक्चरिंग ना, दिस इज सी फूड, इधर दे आर प्रोसेसिंग और दे आर। सर, हमारे पास क्या इतना बड़ा अल्लाह ने पट्टी दी है ना हमको, हमने सी फूड पे क्या काम किया बताइए? वही मैं कह रहा हूं ना कि हमने क्या उस इंडस्ट्रीज को, फिशरीज को हमने प्रमोट किया। $90 बिलियन, ठीक है, हमने सी फूड को कोई काम नहीं किया। हम जो कॉटन प्रोड्यूसिंग में 4th लार्जेस्ट कंट्री थे, आज अल्लाह का शुक्र हम 9th नंबर पे आ गए।
ठीक है, हमने तो कॉटन की एक्सपोर्ट बढ़ाया कि 2 नंबर या 1 नंबर पे आए, हमने तो अपनी कॉटन की जो प्रोडक्शन वो भी कम कर ली हमने, ठीक है ना, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज नहीं है। आपकी टेक्सटाइल की अगर एक्सपोर्ट अच्छी है तो आप उसको भी सपोर्ट करें, साथ साथ जो नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं उनको भी सपोर्ट करें। जैसे फिशरीज एक बात कर रहा हूँ, IT है, हमारे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमने वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं दिया उन लोगों को काम करने के लिए। इवन डोमेस्टिक लोगों को भी उनको तो छोड़ दें आप, जो फॉरेन इन्वेस्टर रहेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगी, बिल्कुल सही कहा आपने, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर है कि आज से हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि लोग जो हैं वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कल्चर डेवलप हो, जैसे कि बांग्लादेश में है, वियतनाम में, हर बंदा एक्सपोर्ट की सोच रहा होता है, ठीक है। सेकेंडली देखिए, आप जो बात कर रहे हैं कि जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भूल जाएं सर आप, वो कब आएगा? जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, आपकी पॉलिसीज लॉन्ग टर्म होंगी, उनको लगेगा कि यार हम यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हर साल बाद 2 साल बाद हमारी इनकी पॉलिसीज चेंज नहीं होंगी, और फिर आप अपने ऐसे एम्बेसडर्स बनाएं। यहाँ पर जो इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं उनको आप मुल्क से बाहर भेजते हो एम्बेसडर बना के, या जो भी है, जो कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात ही नहीं करते। आजकल दुनिया जो है वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का काम है सर। जो भी एम्बेसडर जाए या ट्रेड का बंदा जाए, उनको पता होना चाहिए कि हमने मुल्क की मार्केटिंग कैसे करनी है, हमने क्या उनको घेरना है, किस तरह पाकिस्तान में लेके आना है। एक पॉजिटिव इमेज तो आए पहले, एंड पॉजिटिव इमेज विल कम when we have political stability in the country, ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा। और जिस किस्म के हालात आज देखें, उसको बंद कर दिया, उसको उठा लिया, उसको नंगा कर दिया, उसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया, वो फॉरेनर भी देखते हैं यार ये किस किस्म का मुल्क है। आई मीन अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि इट हैज बिकम अ बनाना रिपब्लिक नाउ, जिसकी जो लाठी जो भैंस है वो किया जा रहा है। आप कोई फैसले नहीं मानते हो, कुछ नहीं करते हो। रेमिटेंस कैसे आएगा? आपने कहा जी कि फॉरेन रेमिटेंस आएगा लोगों का। देखिए, लोगों जो रेमिटेंस भेजेंगे उनका भी तो एतमाद चाहिए ना। पहले 2018 से पहले तक 17-18 बिलियन डॉलर होता था। पिछली गवर्नमेंट आई तो 30 बिलियन डॉलर हमने क्रॉस किया फॉरेन रेमिटेंस का। हमने ओवरसीज लोगों को उस हिसाब से अपने, फिर देखिए ये कैसे बढ़ सकता है, ये भी बढ़ सकता है। हमारे यहाँ वोकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है कि हम अपनी लेबर को तैयार करें उन लोगों को, और मुल्क से बाहर हम उनकी मार्केटिंग करें कि हमारे पास कौन से ट्रेंड लोग हैं, IT के हैं, इलेक्ट्रिक में हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं, एनीथिंग। तो हमारा वो एक विजन होना चाहिए, उसकी बाकायदा एक कमेटी होनी चाहिए जो इसको मॉनिटर करे कि हमारे जो लोग हैं उनको हम ट्रेनिंग दे के मुल्क से बाहर उनकी मार्केटिंग करें, ऐसे मुल्कों में जहाँ के उनको ज़रूरत है लेबर की, और वहाँ मार्केटिंग करें, वहाँ जाएँ, वहाँ के जो इन्वेस्टर है, हमारा जो ट्रेड के लोग हैं, यहाँ से लोग हैं, वो उसको परसू करें, एंड दे शुड मेक श्योर कि हमारे लोग जो सेलेक्ट किए जाए, यहाँ से लोग जाएं, ताकि आपके रेमिटेंस बढ़े आपका, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो करने की हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिंसेरिटी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए इस मुल्क के लिए। वो नहीं है, ना तो ब्यूरोक्रेसी में है ना कहीं और है। जब तक टेक्नोक्रेट लोग, प्रॉपर जो लोग हैं उस फील्ड में नहीं आएंगे, प्रॉपर इकोनॉमिस्ट नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो टीम है उनके पास अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा कॉम्पिटेंट आदमी नहीं जिसको पता हो कि इकोनॉमी सीधी कैसे करनी है। कोई बंदा इस वक्त सही काम करने को राजी नहीं है। उनको सिर्फ ये कि किस तरह हमने हुकूमत को बचाना है और आगे कैसे दोबारा आना है। तो ये चाहे किसी पार्टी का बंदा भी हो कॉम्पिटेंट, आप उनकी टीम बनाएं उनको और मुल्क के लिए काम करें। बड़ा अहम नुक्ता है ये। यहाँ पर शकील रामे साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो मुल्क के मारूफ मईशतदान है। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। शुक्रिया। शकील रामे साहब, मुझे आपसे ये पूछना है, मैं मुताला कर रहा था, एक आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो मैं पढ़ रहा था सुबह में, मुताले के बाद मुझे पता ये लगा कि आपके मुल्क के अंदर अगर मैंने डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना है, आपके ट्रेड डेफिसिट को मैनेज करना है, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को किसी तरह कंट्रोल में लाना है, तो आपको या तो अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में तो पॉसिबल नहीं, फिर रेमिटेंसेस को किसी तरह बढ़ा लिया जाए ओवरनाइट, आई कैंट से, वो आप बेहतर बताएंगे मुझे, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा ली जाए, या फिर जनाबे वाला कोई इंटरनेशनल असिस्टेंस मिल जाए हमें। अब वो पांचवा भी हमने कहा इंटरनेशनल डेट इंस्ट्रूमेंट के जरिए भी आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये 4 अहम नुक्ते थे मेरे जहन में आए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये कोई शॉर्ट टर्म के अंदर हम कोई इसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे, कोई ओवरनाइट सोल्यूशन, कोई मैजिक वॉन्ड के साथ? क्या कहते हैं आप? देखें, इकोनॉमी में कोई मैजिक बॉन्ड नहीं होता है, आपका ये एक तसलसल होता है। आप शॉर्ट टर्म में रिलीफ ले सकते हैं, सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। शॉर्ट टर्म में हमारे पास रिलीफ के 2 एवेन्यूज हैं। एक तो अब आपने बात की थी एक्सपोर्ट, लेकिन लाजमी नहीं होता कि आप क्या कहते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स को ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप रेवेन्यू कमा रहे हैं। इस वक्त दुनिया में जो कीमतों का तनासब दिखे तो आपको एग्रीकल्चर यानी कि खाने की चीजें और एग्रीकल्चर चीजों की कीमतें बड़ी बढ़ती हुई नजर आती हैं। ये 1 साल की बात है कि अगर हम ये डिसाइड कर लें कि हमने एग्रीकल्चर को इसकी प्रायोरिटी पे डील करना है, इसको हमने क्वालिटी सीख देना है, क्वालिटी इनपुट देनी है, तो हमारी जो प्रोडक्शन ओवर नाइट जो कि विद इन 6 मंथ ईयर डबल हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है बड़ी लो है।
जिसकी वजह से हमें बाहर से चीजें मंगवानी पड़ती हैं। दूसरी चीज यह है कि हमें एग्रीकल्चर को एज ए बिजनेस कभी मॉडल, बिजनेस और डेवलपमेंट मॉडल चलाया ही नहीं है। हम बस इसको तुक्का चलाते हैं। गरीब जो है उसको हम देते हैं कि उसकी मार्केट की फोर्सेस पे छोड़ देते हैं मारने के लिए। जो अमीर है उसको हम क्या कहते हैं, सब्सिडी दे देते हैं जी। कभी टारगेटेड क्या कहते हैं जी, हमने 1000 रुपया बैग पे सब्सिडी दे दी, वो दे दी। ये अमीर के लिए होती है बेसिकली, ये एग्रीकल्चर के लिए नहीं होती है। अगर हम एग्रीकल्चर को ही रिफाइन कर लें विद इन ईयर, हमारी जो कि एक्सपोर्ट काफी हद तक बढ़ सकती है। ये कोई क्या कहते हैं, मेरा कोई जाती ख्याल नहीं है, या कोई मैं अपने से आपको क्या कहते हैं बहुत दूर की कोड़ी ला के नहीं बता रहा। ये बड़ी कॉमन सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मगर प्रॉब्लम ये है हमारे हर बंदा यहाँ पर वो लैपटॉप और मोबाइल ही बेचना चाहता है। कोई बंदा भी नहीं चाहता कि हम एग्रीकल्चर में भी अपनी कमोडिटी को बढ़ा सके। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज इन्वेस्टमेंट की जो आपने बात, देखिए इन्वेस्टमेंट में जो कि चाइना जो था हमारे पास सीपैक में अभी तक वो पैसे लेके फिर रहा है जनाब कि अभी आओ इन्वेस्टमेंट कर लो, अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन चला लो यार, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस कर लो, मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ हम एजेंट देखें ना कि ये सिर्फ चाइना की बात नहीं, हमने शुरू से ही हमने ये किया कि जो अपॉर्चुनिटी आती है हमने उसको खराब करना है। मतलब मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था 2 साल पहले, ये मेरा अमेरिकन एम्बेसी की रिपोर्ट थी। उनकी 2-3 कंपनियां थी जो कि 4-5 साल से इनके टिके थे रही थी, जनाब अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करवाएंगे तो हमारे पैसे जो हमने जमीन के लिए किए थे वही वापस कर दो। तो बात यह है कि हमारा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी नहीं है। हमारा यहाँ पर सिर्फ यह कहते हैं रेंट सीकिंग है, चाहे हमारा वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे हमारा कोई और अदारा है, या हमारा बिजनेस कम्युनिटी है। अब देखिए बिजनेस वाले भी क्या करते हैं, वो ठेकेदारी कर रहे हैं। सब्सिडी ले लो, ये हम सब्सिडी दे दें तो हम एक्सपोर्ट कर देंगे। भाई अगर आपको सब्सिडी देनी है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट फिर अपनी मिल क्यों ना लगा ले, वहां पर लगा के तो हमें अर्निंग तो पास आएगी ना। आपको सब्सिडी भी दें, आप टैक्स भी नहीं देते, और जो टैक्स की बात करेंगे टैक्स छूट दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो ये जो चीजें हम कर सकते हैं, मगर इसके लिए हमें बिल चाहिए होगी कि, और इसके बिल के साथ साथ हमें यही ऐसी लीडरशिप चाहिए होगी जो मुल्क का सोचे, अपनी जीत का ना सोचे। ये बड़ा अहम नुकता है। इसके ऊपर मैं फारूक अफजल साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। फारूक अफजल साहब, आपने शकील रामे साहब की बात सुनी, पहला जो हिस्सा था इनकी गुफ्तगू का वो वाजे हम दोनों उसको सुन भी रहे थे, वो था एग्रीकल्चर का शोबा। इन्होंने जिन चीज़ों पर बात की, आपको मैं बताऊं, आपकी पर हेक्टेयर यील्ड बहुत लो है। इसके साथ साथ आपका आबाशी का निज़ाम वो है जो गोरा बहादुर बना गया, उसके बाद आपने इसमें जिद्दत कोई नहीं लाई। इशू उसके साथ आपका सीड्स का बहुत सिवियर है। इंडियन साइड के ऊपर इतनी अच्छी सीड्स डेवलप की जा रही हैं, उनकी ईल्ड बढ़ गई है, आपके यहाँ ईल्ड नहीं बढ़ रही। उनके पास क्रॉप बेटर हो रही है, आपके पास क्रॉप बेटर नहीं हुई। आप मेरे ख्याल कराची तक खैबर सफ़र करते हैं, बाय रोड भी सफ़र करते हैं, बाय एयर भी सफ़र करते हैं। आपने देखा होगा कि जो नक्शा है उसमें सिर्फ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के आगे आपको ग्रीनरी नहीं मिलती। बहुत कम हमारे पास एग्रीकल्चरल कल्टिवेटेबल लैंड है। तो सर इतने बड़े चैलेंजेस के अंदर आपकी मईशत कहाँ से आगे बढ़ेगी? वो यही कह रहे हैं पहले बेसिक्स पे तो वर्क करो। जी फारूक साहब। बिल्कुल, देखिए बात यह है कि हम एग्रीकल्चरल, जिसे मैंने कहा हमारी बैकबोन है, ये मुल्क जो है बेसिकली ज़राअत पर ही बेस करता है। और अल्लाह ताला ने हमें ज़रख़े ज़मीन दी। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि जब आप कई इलाकों में जाते हैं बाय रोड तो आपको कहीं भी हरियाली नज़र नहीं आती। अब ये विज़न किसका आएगा? देखिए ये विज़न जो भी लोग काम करने वाले हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो मुल्क के साथ संजीदा हैं, ये उनका चाहिए था कि जहाँ भी एग्रीकल्चरल जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जहाँ हमारी अच्छी ग्रो, जैसे कॉटन, देखिए कॉटन हमें क्यों मेहनत नहीं की कि हम ज़्यादा बढ़ाएं कि अपनी ज़रूरत पूरी करके बाकी एक्सपोर्ट करें। गंदम हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमने क्यों गंदम पे काम नहीं किया कि हम खुद कफील भी हो जाए और एक्सपोर्ट भी करें उसको दुनिया भर में, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारी क्रॉप्स हैं, फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं जो हम कर रहे हैं। अच्छा, फिर क्या चाहिए कि गवर्नमेंट को उन जो ज़मीनें हैं उनके करीब में ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाएँ कि वो ईजी एक्सेस हो उस किसान का भी, कि वो जैसे अगर एक्सपोर्ट कर रहा है टोमेटो या आलू, उनके करीब वहाँ प्रोसेसिंग फैक्ट्रियाँ लगें, इंसेंटिव दें कि हाथ के हाथ उसी जो इलाके ऐसे अच्छे हैं, जैसे विहाड़ी है मिसाल के तौर पर, तो विहाड़ी में जिनिंग की फैक्ट्रियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, या बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आप क्या, हमारे सरगोदा में किन्नू है, वहाँ तो खैर पहुँच गए लोग, वहाँ तो पहुँचे हैं। लेकिन देखिए वो छोटे छोटे जो एक्सपोर्टर्स होते हैं ना, आप SMEs को देखिए, आप SMEs को प्रमोट करें। किसी मुल्क की भी असास जो होती है इकोनॉमी की, वो SMEs की होती है। छोटे जितने भी होते हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, हमने उस पर कभी काम नहीं किया। तो क्या करें? एक्सेस टू फाइनेंस दें उनको। ऑफ कोर्स, आई मीन यू हैव टू डू इट। आप उन लोगों को प्रमोट करें। मैंने एक दफा फेडरेशन में एक प्रपोजल दिया था कि जो आप 14 बड़े शहर थे जहां आप गारमेंट के यूनिट लगाएं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, वहां आप 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक का लोगों को और यंग लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को आप जो है वो लोन दें, वो गारमेंट फैक्ट्रियां लगाएं और उस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के मार्केटिंग मैनेजर्स रखें पूरे एक्सपोर्ट जोन के, ना कि एक फैक्ट्री का।
और उनको आप बिल्कुल नॉमिनल को पता है कि एक्सपोर्ट बढ़े हमारी। बड़ा अहम नुकता है शकील रामेद साहब, एक्सेस टू फाइनेंस इशू है, क्योंकि फारूक साहब से मैंने पूछा, उन्होंने कहा अगर पैसों का एक्सेस दे दें तो शायद सिचुएशन बेहतर हो जाए। देखें, एक्सेस टू फाइनेंस से ज्यादा ना जो मेरी राय है, हाँ, एक्सेस टू फाइनेंस जो होते हैं जो बड़े लोगों का होता है, जो छोटा कारोबार है उसको आप सिर्फ कारोबार का माहौल अच्छा दे दें। अब देखिए जब बात कर रहे थे फारूक साहब एक्सपोर्ट की, आपके कितनी देर कंटेनर खड़े रहते हैं उधर, यानी कि जाके क्या कहते हैं पोर्ट पे। अब जो पेरिशेबल कमोडिटीज होती हैं वो तो उड़ जाती हैं, उनकी तो वैल्यू कम हो जाती है। आप ये रेंट सीकिंग बिहेवियर जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनाने हैं ना, उसको ये इंश्योर करें जो होगी प्रोसेसिंग यही होगी, जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होंगे, जब पोर्ट पे जाएगा तो डायरेक्ट पोर्ट पे चढ़ जाएगा, यानी कि आप उसको फैसिलिटेट करें ऐसे। अब ये दूसरी बात ये है कि देखें फैक्ट्री लगानी है, हमें सबको जाना, मैं एक फारूक साहब से माजरत के साथ एक चीज पे डिसएग्री करूंगा, हमें ये टेक्सटाइल से निकलना पड़ेगा। ये दुनिया की बहुत कम है, दुनिया की एक्सपोर्ट में अगर हम पूरा शेयर देखते हैं मेरे ख्याल में 16% से अबाव है पूरी दुनिया में, 9 या 16% एग्जैक्ट नंबर बोल रहा हूँ, इतनी है टोटल ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा है एक्सपोर्ट का, टेक्सटाइल सेक्टर का। अभी हम नई चीजों में वेंचर करना है, या वो स्टैंड जिसकी परमानेंट मार्केट है, मतलब कमोडिटी है, फूड है, उससे वेंचर करना है जहां हमारा कंपटीशन बहुत कम होगा। अब अगर हमने यही वो करना है, देखिए टेक्सटाइल की हम बात करते हैं बार बार, कितनी इसको सब्सिडी दी जाती है, और आपकी मार्केट क्या है? अमेरिका, और उसी का आप देखते हैं जनाब, अमेरिका सबसे बड़ी मार्केट है। भाई आप तो अमेरिकन कंज्यूमर को क्या कहते हैं सब्सिडाइज कर रहे हैं कि आप उनको लो कीमत से टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, अपने मुल्क के लोगों से नवाला छीन के आप उसके कंज्यूमर को सब्सिडाइज कर रहे हैं। कम आउट ऑफ दिस मेंटालिटी। हमें अब बात करनी है कि कंपटीशन पे जाएं और मार्केट अपनी डेवलप करें, ना कि ठेकेदार बन के चलें। बड़ी अहम बात है। जी जी मैं जी, आपको जवाब देना चाह रहे हैं साहब, मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। आप अभी एक ले दे के हमारे पास एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल्स की 52%। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी पे देखिए, जब आप दूसरी प्रोडक्ट्स को जो भी नॉन ट्रेडिशनल हैं, एग्रीकल्चरल हैं, सर्विसेज हैं, जब आप उसको प्रमोट करना शुरू करेंगे और ये इंसेंटिव्स देना बंद कर दें, अपने कम्पिटिटिवनेस बंदा खुद पैदा करेगा, तो इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता खुद श्रिंक होगी। आप आज के दिन इसको खत्म कर दें, नहीं भाई छोड़ दो इसको, जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा। चीज़ ये है कि हमें ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करना है कि जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं, जो बाकी एक्सपोर्टेबल आइटम्स हैं, उस पर मेहनत करें हम, ताकि लोगों का रुझान उस तरफ जाए। हम अगर कॉटन को भी नहीं कर पा रहे, देखिए आप बांग्लादेश है तो उनके पास तो अगर $50 बिलियन की एक्सपोर्ट है तो 90% तो गारमेंट कर रहे हैं। अब आप उनको बोलो यार आप गारमेंट छोड़ दो, आप जूट की $2 बिलियन की एक्सपोर्ट है, उनके अभी चीजें उगती हैं, भाई आप छोड़ दो, कुछ नहीं कर सकते। देखिए हमारी एक जो बैकबोन है, मैं आपको बात बताऊं, बांग्लादेश में पिछले 10 साल में 12% पॉवर्टी बढ़ी है, उनका जो कर्जा डबल हो गया है, ये सब्सिडीज की वजह से। और हमारे मुल्क में भी आप बात करते हैं ना, हम ठीक है एक्सपोर्ट करें, टेक्सटाइल करें, मैं तो नहीं कहता ना बंद करते, मैं बात ये कर रहा हूँ कि सब्सिडी खत्म करें। सब्सिडी बंद करें सर, मैं खुद फेवर में हूँ। सब्सिडी पैसा नहीं है, तैयार करने को पैसा नहीं, आप सेठों को पैसा दे रहे हैं सारे का सारा, वो कहते हैं सब्सिडी दें। आप अमेरिका के कंज्यूमर को सब्सिडाइज कर रहे हैं, अपने मुल्क के लोगों से मुंह से नवाला छीन के आप अमेरिका के कंज्यूमर को आप सब्सिडाइज कर रहे हैं। नहीं देखिए, मैं खुद इसका बहुत बड़ा दाई हूं सर कि किसी किस्म का भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव नहीं होना चाहिए। यस, मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, लेकिन आप कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो हर फैक्ट्री की, हर इंडस्ट्री की अपनी होनी चाहिए, वो खुद अपने पांव पे खड़ा हो। इंसेंटिव देके होता है क्या है कि उसको मिस यूज किया जाता है, बल्कि अब्यूज किया जाता है बाद में। तो मैं तो खुद खिलाफ हूं कि इंसेंटिव्स नहीं दिए जाएं। हाँ, जो नई इंडस्ट्री हो, जिसको आप समझते हैं नई प्रोडक्ट लाइन है, जहां आप लोगों को रुझान लाना चाह रहे हैं, वहां आप इंसेंटिव दें, ताकि लोगों का जो है उस तरफ जो रुझान हो कि हम इस प्रोडक्ट में जाएं, यहां हमें कुछ 2 पैसे बचेंगे। लेकिन जो एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज हैं, वहां आपको जरूरत नहीं इंसेंटिव्स देने की, यू डोंट नीड टू डू दैट। एक्चुअली हमारे यहाँ यही मसला है कि जो असेंबलियों में लोग बैठे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं या उनके लोग ब्यूरोक्रेसी बैठे हुए हैं, वो इन्फ्लुएंस होके अपने इंडिविजुअल, हमारे यहाँ पॉलिसी मुल्क के लिए नहीं बनती, हमारे यहाँ पॉलिसी इंडिविजुअल्स के लिए बनती है। ये बताऊं आपको मैं, जब भी कुछ चीज होती है, एक इंडिविजुअल जो भारी पर्सन होगा उसके लिए पॉलिसी पूरी बन जाएगी, हाँ भी ये चेंज कर दो, ऐसा SRO आ जाएगा, सब चीजें हो जाएंगी। मुल्क के लिए कुछ नहीं होता। इंसेंटिव के तो मैं खुद खिलाफ हूं, लेकिन हमें बाकी इंडस्ट्री को भी वक्त खत्म हो गया, और मेरे ख्याल से दोनों के नुक्ता नज़र आ गए, और फारूक साहब ने भी इस चीज़ की वजाहत कर दी कि वो भी इस चीज़ के हामी नहीं हैं कि कोई इंडस्ट्रीज़ को कोई लेवल अप दिया जाए। और लेकिन यह है कि मेरी ख्वाहिश ये थी कि आज गुफ्तगू और जारी रहती, लेकिन क्या करें, वक्त थोड़ा सा मुख्तसर है।
मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कंक्लूजन ये देता हूँ कि नाजरीन, कुछ तो हमने ऑब्जेक्टिव बात की इकोनॉमिक्स की, कुछ पॉलिटिक्स की बात आपके सामने ये सिंपल रख देते हैं कि हालात को इस वक्त पर काबू में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ीरक सियासतदान आपस में बैठें, कोशिश करें जो विजनरी लोग हैं कि सब लोगों को एक टेबल पर लेकर आएँ। अगर एक टेबल पर नहीं आ सकते तो अनफॉर्चुनेटली किसी एक को स्टेप बैक करना पड़ेगा, किसी एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर सिस्टम में हम अना पर चलेंगे तो नहीं होगा, और अगर एक स्टेप बैक करता है तो मेरे ख्याल से दूसरे को भी फिर स्टेप बैक करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वी शुड टेक ए पॉज, थिंक फॉर ए मोमेंट, वी शुड ट्राई टू इंश्योर दैट डेमोक्रेटिक, अगर आप डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहते हैं तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फिर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फिर नो इफ्स एंड बट्स। जब वहाँ पर हो रहा था, आपको याद है जब पिछले साल इस तरह की चीज़ें हो रही थी, तब भी मैं यही कह रहा था कि अगर जमहूरियत चलानी है तो फिर आइन और जमहूरियत के तकाज़ों के हिसाब से चलो। तब भी मेरी नहीं सुनी गई, रात के 12 बजाए गए, बड़े बड़े मामलात करवाए गए, और फिर इवेंचुअली हुआ वही जो कि इनेविटेबल था, हुआ वही जो इनेविटेबल था। और वो बल्कि एक अजीब सा, जिसे मैं कहता हूँ शौक के तौर पे लगा, पूरे मुल्क को शौक के तौर पे लगा, तब के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को भी शौक के तौर पे लगा कि ये क्या हो गया अचानक, क्योंकि ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट दिस विल हैपन बट इट हैपेंड। इसी तरह मैं कहूँगा, इस वक्त भी मैं ये कहूँगा कि देखें, राइटिंग ऑन द वॉल इज़ विजिबल, लेट्स ट्राई टू फाइंड अ वे, टेक ए स्टेप बैकवर्ड्स। एंड आई नो शहबाज शरीफ इज़ अ गुड मैन, he knows how to manage these things, he should try to play a role in order to, देखें आप उनकी तरफ से कोई सख्त बयान नहीं आ रहे, so we should understand, I think यहाँ पे इसहाक डार साहब की तरफ से भी कोई सख्त बयान नहीं आ रहे। I think you should listen, these both people should listen to the opposition, talk to them, try to find a way. I don't think that anyone is trying to escape the elections right now. Election is a mandate that the people will give. I am sure that all the political forces will be on consensus कि होने चाहिए। कब होने चाहिए, इस पे भी कंसेंसस डेवलप कर लो। ना तो कोई भी नहीं कह रहा, तो कर लो, ताकि जो ऑपोजिशन है उसको आप कंटेन कर सको, वरना ये रोज़ होता रहेगा। आप आपस में डिस्कस कर लें, इलेक्शन करवाने ज़रूर हैं, ये सब मान रहे हैं, मरियम साहिबा भी मान रही हैं, तो कंसेंसस डेवलप करना है डेट पे, तो वो भी कर लो। तो यहाँ पर प्रोग्राम को ख़त्म हुआ चाहता है नाजरीन। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।